अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर डिस्कस करने लगे हैं। ये चैप्टर हमारी बॉटनी के सेक्शन से लिया गया है। अब इस चैप्टर का जो नाम है दैट इज चैप्टर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन हम पढ़ेंगे। द वेरी फर्स्ट एवोल्यूशन होता क्या है इसको समझेंगे। एवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ रेफरेंस है कुरान मजीद में, उसे डिस्कस करेंगे और साथ ही इसकी थ्योरीज को समझेंगे कि इसके ऊपर किस तरीके की थ्योरीज पेश की गई। सही है। नाउ स्टूडेंट, द वेरी फर्स्ट अगर हम एवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन समझे, व्हाट इज एवोल्यूशन? द इंट्रोडक्शन ऑफ एवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आना, चेंजेस आना ओवर टाइम। किसके साथ? वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आना इज कॉल्ड एवोल्यूशन। सिंपल ऑर्गेनिजम्स चेंज इनटू मोर कॉम्प्लेक्स वन। जब आहिस्ता आहिस्ता एक सिंपल ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स वंस में चेंज होता है टाइम के साथ साथ, तो उसी को हम जो है ना वो क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं। यानी कि वक्त के साथ साथ इंसान में, ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ तब्दीलियों का आना। अब ये जो चेंजेस हैं, ये जो तब्दीलियां हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। ये फिजिकल चेंजेस भी हो सकती हैं, ये बिहेवियर चेंजेस भी हो सकती हैं, और साथ ही ये डिफरेंट इंटरनल डेवलपमेंट कहने या कहने डिफरेंट एडेप्शंस भी हो सकती हैं वक्त के साथ साथ। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, उनकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस का आना, उनके बिहेवियर में चेंजेस का आना, या उनकी जो नशोनुमा है, डेवलपमेंट है, या उनकी जो आप कह लें कि जो इंसानियत बढ़ रही है, जो एम्ब्रियोलॉजी है, उसमें चेंजेस आना, ये तमाम चेंजेस जो है वो एवोल्यूशन को जाहिर कर रही होती हैं। ठीक है। तो वक्त के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चेंजेस का आना। नाउ दिस चेंजेस हैपन फ्रॉम वन टू जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब ये जो चेंजेस है ये किस तरह होंगे? एक जनरेशन से नेक्स्ट में, यानी कि ये चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता नस्लों में बढ़ेंगी। ठीक है। अच्छा, कुछ चेंजेस जो होते हैं वो जेनेटिक चेंजेस भी होते हैं। सही। तो ये डिफरेंट चेंजेस जो है वो इसमें क्या है? इन्वॉल्व है। सही। यही चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन की तरफ बढ़ती हैं, यानी वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, एक से आहिस्ता आहिस्ता मजीद नस्लों में बढ़ती हैं। इसी को हम कहते हैं एवोल्यूशन। नाउ एवोल्यूशन एक्सप्लेन हाउ न्यू स्पीशीज आर फॉर्म। अब ये बेसिकली हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है? ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से नए स्पेशी जो है वो बन रहे हैं, नए ऑर्गेनिज्म किस तरह तख्लीक हो रहे हैं। ठीक है। सम ऑफ द रेफरेंस फ्रॉम द होली कुरान। अगर हम एवोल्यूशन के ऊपर कुछ रेफरेंस डिस्कस करें कुरान मजीद से, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरा अल आरिफ आयत नंबर 11 में डिस्कस किया है कि किस तरह ऑर्गेनिज्म को अल्लाह ताला ने पैदा किया। इसके अलावा सूरतुल हिजरा, सूरतुल फुरकान और सूरतुल रूम में अल्लाह ताला ने वाज़े बताया है, डिस्कस किया है कि अल्लाह ने किस तरह अपनी मखलूक को तख्लीक किया, किस तरीके से बनाया, और उसमें आहिस्ता आहिस्ता कैसे चेंजेस आए। ठीक है। जैसे आपने कुरान मजीद में अक्सर पढ़ा होगा कि अल्लाह ने पानी से अपनी मखलूक को, इंसानों को पानी से पैदा किया, तमाम जानदार को खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया, फिर उसमें मजीद फ्लैश गोश्त चढ़ाया। तो उसमें अल्लाह ताला ने तब्दीलियों को भी डिस्कस किया है कि किस तरह इंसान की तख्लीक, और उसके बाद वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीलियां आई हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास कहलाता है एवोल्यूशन। नाउ अगर हम इसकी थ्योरीज की बात करें, सो द थ्योरीज अबाउट एवोल्यूशन, यहाँ पर दो थ्योरी दी गई है। एक थ्योरी कहती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन इस थ्योरी में बताया गया है, इट सेज ऑल ऑर्गेनिज्म क्रिएटेड फ्रॉम गॉड। तमाम मखलूकात किससे बनाई है? तख्लीक किसने की है? गॉड ने, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम मखलूकात को क्रिएट किया है, तमाम मखलूकात को पैदा किया है, बनाया है। दे हैव नेवर चेंज। अब इसमें यहाँ पर जो इस थ्योरी को स्पेशल क्रिएशन कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज नेवर चेंज। ये जो हमारे पास क्रिएचर्स हैं ये नेवर चेंज है, दे हैव नेवर चेंज, ये चेंज नहीं होते। अब अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो हमने अभी डिस्कस किया
कि वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आएंगी, चेंजेस आएगी, लेकिन जो हमारे पास स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी दी गई है वो कहती है कि ये चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में ऐसी मखलूकात भी बनाई हैं, ऐसी चीजें भी तख्लीक की हैं जिनमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, जो जैसी बनाई गई थी वो आज भी वैसी ही मौजूद है। नाउ अगर हम साइंस के एस्पेक्ट से देखें, दिस थ्योरी इज नॉट सपोर्टेड बाय साइंस। साइंस इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि साइंस बात करती है एवोल्यूशन पे, और एवोल्यूशन से मुराद है ग्रेजुअली चेंजेस, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियों का आना। अब फिजिकल तब्दीली हो सकती है, जेनेटिक तब्दीली हो सकती है, बिहेवियर हो सकती है, या आप कह लें अगर कोई एनिमल्स है तो उसके शिकार करने के तरीके में तब्दीलियां आ सकती हैं। सही है, लेकिन अगर हम स्पेशल क्रिएशन की बात करें तो ये थ्योरी कहती है कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। एज अ मुस्लिम हमारा ये बिलीव है कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ठीक है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह बेशक हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला ने ऐसी चीजों को भी क्रिएट किया है जो जैसी क्रिएट की गई थी आज भी वो वैसी की वैसी हैं। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल पूछी जाए, देयर इज सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे में है, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जो जैसे अल्लाह ने तख्लीक किए थे वो वैसे ही हैं, उनमें चेंज नहीं है। इसके अलावा मजीद और भी ऑर्गेनिज्म है, और भी चीजें हैं जो हमारे इल्म में भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह बेशक हर गैब का इल्म रखता है, हर बारीक तब्दीलियों को भी जानता है। तो ये जो थ्योरी है हमारे पास स्पेशल क्रिएशन, ये बताती है तमाम उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जिसमें कोई चेंज नहीं जाहिर होता, और इस थ्योरी को साइंस सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, ना कुरान मजीद और कुरान का मुताला, या अगर हम देखें कि जो हमारे पास ये तमाम इल्म है साइंस का, ये कुरान से ही लिया गया है। जितनी भी साइंस आज हम स्टडी कर रहे हैं उसका मेन मकसद है कि इन तमाम चीजों को, ये जो फिजिकल चेंज है, बिहेवियर चेंज है, तमाम जो दुनिया में चीजें चल रही हैं उसके बारे में सीखा और समझा जा सके। कई आयात और कहीं कुरानी हदीस, अब कह लें हदीस की रोशनी में, कुरान मजीद की रोशनी में अल्लाह ताला ने हमें हमारा असल मकसद बताया है, हम किस तरह वजूद में आए हैं वो बताया है। ठीक है, किस तरीके से हमें चेंजेस होती है, डेवलपमेंटल चेंजेस, जेनेटिक चेंजेस होती है, अल्लाह ने तमाम चीजें खुल के वाजे की हैं। साइंस की स्टडी जो है स्टूडेंट, वही तमाम तहकीक, असल हकीकी जो स्टडी है, हमारा हकीकी जो मुतालबा है या जो हमारी डिस्कशन है उसके ऊपर हमें लेके जाता है। साइंस का इल्म जो है वो कुरान मजीद से ही लिया गया है। जितना इल्म हमारे पास है वो अल्लाह के इल्म के मुताबिक कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला के पास बहुत नॉलेज है, वो हर चीज का इल्म रखता है, हर गैबी चीज का इल्म रखता है, बारीक बारीक तब्दीलियों को, चेंजेस को जानता है। तो इसीलिए साइंस इसे सपोर्ट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि साइंस के पास इतना नॉलेज नहीं है जितना रब्बुल इज्जत के पास है, जितना अल्लाह जानता है। नाउ यहाँ पर लिखा है तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो किसने बनाए, किसने तख्लीक किए? अल्लाह ने बनाए हैं, गॉड ने क्रिएट किए। नाउ यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, तो इस चेंज से मुराद क्या है? बहुत सी ऐसी मखलूकात हैं जो जैसे बनाई गई थी आज भी अपनी उसी हालत में मौजूद है। ठीक है, अब अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की स्टूडेंट, इट सेज ऑल ऑर्गेनिज्म स्लोली चेंज ओवर टाइम। तमाम ऑर्गेनिज्म वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते हैं, उनमें तब्दीलियां आती हैं। न्यू स्पेशीज कम फ्रॉम ओल्डर वन, नए स्पेशीज, नए ऑर्गेनिज्म पुराने से बनते हैं। ठीक है, दिस थ्योरी इज सपोर्टेड बाय एविडेंस। इस थ्योरी को सपोर्ट किया गया है एविडेंस के जरिए। किस तरह? जैसे अगर हम बिल्कुल इसकी सादा मिसाल देखें तो यंग एज से, जो आप कह लें कि चाइल्ड एज से जो यंग एज है, डेवलपमेंटल एज है, इसमें जो तब्दीलियां आती हैं, जो हमारे पास जो नशोनुमा होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, या कह लें किसी मजीद ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंट, पैदाइश है, या जो उसकी एम्ब्रियोलॉजी है, उसका फिजिकल चेंज है, उसका बिहेवियर चेंज है, ये डिफरेंट चीजें जो है ये जाहिर करती हैं किसको? एवोल्यूशन को। सही है, यही हमारे पास थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, यानी ऑर्गेनिज्म वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं स्टूडेंट? तब्दील होते हैं। इन दोनों थ्योरी में जो मेन चीज का फर्क है दैट इज कि हमारे पास जो स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी है स्टूडेंट, ये चेंजेस के ऊपर बात नहीं करती, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी, यानी जो ऑर्गेनिज्म अल्लाह ने जैसे बनाए थे वो आज भी अपनी उसी हालत में मौजूद है। ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे इल्म में हो सकता है ना हो,
साइंस के इल्म में ना हो, लेकिन अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात करें स्टूडेंट, हियर वी डिस्कस अबाउट द ग्रेजुअल चेंज ओवर टाइम। हम यहाँ पे चेंजेस की बात करेंगे कि वक्त के साथ साथ ऑर्गेनिज्म में, उनके स्ट्रक्चर में, उनके फिजिकल चेंजेस, उनके बिहेवियरल चेंजेस, उनके जेनेटिक चेंजेस, ये सारी चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ कैसे होती है, और ये एक जनरेशन से टू द नेक्स्ट, एक से नस्लों तक जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास था इंट्रोडक्शन टू एवोल्यूशन, यानी वक्त के साथ साथ ऑर्गेनिज्म में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां कुरान की रोशनी में। इसके अलावा हमने डिस्कस किया दो थ्योरी को, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जिसमें हमारे पास है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एंड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, सही है। इन दोनों थ्योरी को अच्छे से याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि इस थ्योरी में आपको क्या बताया गया और आपने इसमें क्या समझा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसके कुछ एविडेंस की, कि जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उसको साइंस की रोशनी में किस तरह एविडेंस देकर साबित किया गया है। नाउ स्टूडेंट अब हम बात करेंगे एवोल्यूशन में कुछ एविडेंसेस की, कि हमारे पास कुछ स्टडी है जो कि एविडेंस प्रूव करती है, एविडेंस देती है किसके लिए, इसी एवोल्यूशनरी के लिए, ठीक है। अब ये जो एवोल्यूशन है इसके लिए जो एविडेंस दिए गए हैं, द वेरी फर्स्ट इज बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी से मुराद यानी कि जियोग्राफी वो हैबिटेट, वो जगह जहां पर बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो एरिया, ठीक है। नाउ लिविंग थिंग इन नियर बाय एरिया आर ऑफन सिमिलर, दिस शोज दे हैव कॉमन इंसिस्टर। अब जो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जहां पर रहते हैं, जिस एरिया पे, जिस हैबिटेट पे, वहां से उनकी कुछ कॉमन सिमिलैरिटीज जाहिर होती हैं, जो कि ये शो करती हैं कि उनका वहाँ उस एरिया से जो ताल्लुक है वो उनके एंसेस्टर्स का ताल्लुक है। यानी एंसेस्टर्स से मुराद जो उनके अब्वा व अजदाद हैं, जो उनके मजीद कुछ पेरेंटल जो हम कह रहे हैं ऑर्गेनिजम्स हैं। अब यहाँ पर वो तमाम एंसेस्टर्स, कॉमन एंसेस्टर्स जो हैं, वो बेसिकली उस एरिया को जो है ना वो तशबीह देते हैं। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें जिसकी स्पेसिफिक हैबिटेट है, उसकी जियोग्राफी, उसका एरिया है जहाँ पर वो रहता है, ठीक है, उसके रहने का तरीका, उसकी वो जो एरिया है, वो जगह है, वो तमाम चीजें जाहिर करते हैं उनके एंसेस्टर को। जैसे हम जिस तरीके से एज अ फैमिली रहते हैं, पूरी कम्युनिटी में रहते हैं, ठीक है, हमारे अपने घर हैं, हमारा अपना रहने का तरीका है, हमारा कल्चर, ये सारी चीजें किसको जाहिर करता है, हमसे पहले लोगों को जाहिर करता है कि इसी तरीके से इंसान जो है वो किस तरह रहते हुए हैं। इसी तरीके से तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जानदार में, जो उनका रहने का तरीका कार है या उनके रहने की जो जगह है, उनका हैबिटेट है, उनका एरिया है, वो उनके एंसेस्टर्स को जाहिर करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये किसको जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, किसकी एविडेंस दे रहा है, एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन की किस तरीके से, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे, ठीक है, ये याद रखना है आपने कि यहाँ पर क्या आएंगे, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आएंगे। अब वही चेंजेस हमें उन एरिया में भी नजर आएंगे, ठीक है। जैसे पहले के जो घर थे या पहले जो चीजें थी रहने की, उनमें आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफिकेशन आई है, चीजें चेंज आई हुई है, तब्दीलियां आई है, ठीक है। तो ये जो तब्दीलियां हैं ये इसको क्या कर रही है, प्रूफ कर रही है ना। इसके अलावा हमारे पास है फॉसिल्स। फॉसिल्स जो है, यानी कि फॉसिल्स को हम किस में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ पैलियोंटोलॉजी में। पैलियोंटोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं फॉसिल्स को। फॉसिल्स को यानी जो रिमेनिंग ओल्ड ऑर्गेनिजम्स का जो पार्ट है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो उनका फॉसिल्स है, फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ ओल्ड ऑर्गेनिज्म। जैसे डायनासोर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके बारे में हम आइडियोलॉजी कर रहे हैं, उसको उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उसका हम जो है ना वो इमेज क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, किस तरह, उसके फॉसिल्स की मदद से, सही। उसका फॉसिल्स जो देखा गया है कि उसके इस तरीके से टेल है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें ये फीचर्स पाए जा रहे हैं, वो फिजिकली अपीयरेंस ऐसी है, तो उसके फॉसिल्स से स्टडी की गई है। तो फॉसिल्स जो होते हैं ओल्ड ऑर्गेनिजम्स के, उसको देखकर ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि इस ऑर्गेनिज्म के, इनके एंसेस्टर्स से लेके अब तक क्या क्या तब्दीलियां वाजे हुई हैं। जैसे अगर हम देखें तो डायनासोर की क्लास में से ही जो है वो क्रोकोडाइल हो गए, बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं जो कि उसी की क्लास में से आ रहे हैं, सही है। तो उसमें क्या आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां आ रही हैं, उनके फिजिकल बिहेवियर में, उनके स्ट्रक्चर में तब्दीलियां आ रही हैं, डेवलपमेंटल स्टेज में तब्दीलियां आ रही हैं।
तो ये किसको प्रूव कर रहा है? एवोल्यूशन को। सही। नाउ आगे लिखा है, दे शो हाउ लाइफ चेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये जाहिर करती है कि लाइफ किस तरह सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गई। ठीक है, वही बात है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। तो नस्लों नस्लों में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां वाकिफ होगी ना। इसके अलावा थर्ड वन है कंपैरेटिव एनाटॉमी यानी होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं स्टूडेंट? डिफरेंट एनिमल्स हैव सिमिलर बॉडी पार्ट। एक होता है कि आपके पास जो है ना वो डिफरेंट फंक्शन होते हैं, बॉडी पार्ट सेम है, ठीक है, लेकिन फंक्शन मुख्तलिफ। एक होता है कि फंक्शन जो होता है वो मुख्तलिफ तो होता है, पार्ट जो होता है वो क्या होता है? सेम ना। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं फंक्शन सेम होता है, पार्ट डिफरेंट होता है, एनालॉगस। हम बात करें होमोलोगस ऑर्गन्स की, यानी जिनका स्ट्रक्चर जो है वो शायद डिफरेंट है लेकिन जो बॉडी पार्ट्स हैं या उसके जो फंक्शंस है वो सिमिलर है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो एक में क्या होता है कि हमारे पास बॉडी पार्ट सिमिलर होते हैं, फंक्शन डिफरेंट होता है। सही ना। एग्जाम्पल है ह्यूमन हैंड एंड द बर्ड विंग, बैट विंग। अब ह्यूमन हैंड जो हमारा हाथ है, इंसानों के हाथ का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिमिलर है किससे? बैट विंग से, चमगादड़ के पर से बहुत ज्यादा सिमिलर है। दिस शोज अ कॉमन इंसेस्टर। अब ये बात क्या जाहिर करी है? उनके कॉमन इंसेस्टर्स को जाहिर कर रही है। ठीक है, यानी उनके अब वावजदात को बता रही है। ठीक है, कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आई है। इसके अलावा ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि सिमिलर डीएनए एंड प्रोटीन्स इन डिफरेंट स्पेशीज। मुख्तलिफ स्पेशी में एक ही तरीके का डीएनए, एक ही तरीके का प्रोटीन। मोर सिमिलैरिटीज मींस दे आर क्लोजली रिलेटेड। अब ये इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज किस बात को जाहिर कर रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा हद तक क्या है? एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। तो यही बात तो हमें एक्सप्लेन करती है एवोल्यूशन, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियों का आना। एक ही इंसेस्टर से बिलोंग कर रहे हैं, क्लोजली रिलेटेड है, बट आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली क्या आ गई है भाई? तब्दीलियां आ गई हैं। जैसे ह्यूमन हाथ है, इंसानों के हाथ है, उसी स्ट्रक्चर के जो बैट है उनके विंग्स हैं, ठीक है, चमगादड़ के पर हैं, बट किसमें फर्क आ रहा है? फंक्शन में फर्क आ रहा है, तब्दीली में आ रही है ना, यहाँ पे डिफरेंट चेंज आ रहा है। तो यही चेंज जो है वो किसको एविडेंस कर रहा है, किसको साबित कर रहा है, प्रूव कर रहा है? एवोल्यूशन को। ग्रेजुअली चेंजेस आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपसे वन वर्ड पूछा जा सकता है कि भाई आपने कुछ एविडेंस बताना है एवोल्यूशन में, तो आप इजिली बता सकते हो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोजियोग्राफी है और फॉसिल्स है। समटाइम आपसे इस तरह पूछा जाता है कि एवोल्यूशन में जो बेसिकली एविडेंस है फॉसिल्स का वो क्या है, तो आप ये बता सकते हो कि भाई फॉसिल्स क्या है। बेसिकली पैलेंटोलॉजी हमारे पास स्टडी है जिसमें हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट्स रह जाते हैं ओल्ड ऑर्गेनिजम्स के। अब वो ओल्ड ऑर्गेनिज्म के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो हेल्प करेंगे उनके कॉमन इंसेस्टर्स को आइडेंटिफाई करने में। तो हम उससे ये जान सकेंगे कि इनमें आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां किस तरीके से आई हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट किसका? बायोजियोग्राफी का, क्योंकि कॉमन यही दो हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं। बायोजियोग्राफी का अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये कह सकते हो कि जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग है, वो अपने अक्सर अपने जो एरिया है, जो उनका हैबिटेट है, जो उनकी जो जियोग्राफी, जो रीजन है, उनसे वो क्या करते हैं? सिमिलैरिटीज रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे उनके इंसेस्टर्स रहा करते थे। ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता उनके स्ट्रक्चर में, बिहेवियर में तो फर्क है, लेकिन ये सिमिलैरिटीज जाहिर कर रहे हैं अपने एरिया के लिहाज से, अपने हैबिटेट के लिहाज से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास एविडेंस किसका? एवोल्यूशन का। नाउ अब हम फर्दर चीजें डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट अब हम बात करते हैं एवोल्यूशन इन यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स में एवोल्यूशन किस तरीके से हो सकती है, यानी चेंजेस किस तरीके से हो सकती है। जैसे आपको पता है कि प्रोकैरियोट हमारे पास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, राइट, और जो हमारे पास प्रोकैरियोट है दैट इज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हमारे पास मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट यूनिसेल्युलर है। तो हमने बार बार एक वर्ड डिस्कस किया दैट इज सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स वन, सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स वन। तो इससे क्या मुराद है? अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट एक काफी ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला ये एक सेल से बन रहा है, एक सेल पर मुश्तमिल है। इसके जो ऑर्गेनल्स हैं वो ज्यादातर मेम्ब्रेन बाउंडेड और प्रॉपर न्यूक्लियस कैरी करने वाले नहीं होते, तो काफी ज्यादा सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इस सिंपल स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स वन यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा?
जब प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बनेंगे, ठीक है, यानी इसमें आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आएगी। किस तरीके से? सबसे पहले यहाँ पे दो थ्योरी दी गई है इसके ऊपर, यानी यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट से, यानी प्रोकैरियोट से एवोल्यूशन होना, तब्दीली आना, इसके ऊपर दो थ्योरी पेश की गई है। सबसे पहला मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी। मेम्ब्रेन थ्योरी यानी कि सेल मेम्ब्रेन फोल्डेड इनवर्ड। जैसे कि हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो फोल्ड होता है वो इनवर्ड फोल्ड होता है। अगर हम बात करें यूनिसेल की, तो जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रॉपर मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होती, ठीक है, सिंगुलर होती है, डबल नहीं होती, सही है ना। इसके अलावा इनवर्ड फोल्डेड होती है। अब क्या होगा? दे फॉर्म्ड स्ट्रक्चर्स लाइक द न्यूक्लियस एंड ईआर। अब ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, किस तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे? न्यूक्लियस की तरह और प्लाज्मिक रेटिक्यूलम की तरह। अब अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखें तो न्यूक्लियस में हमें डिफरेंट मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वॉल्व, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, अब ये जो ईआर हमारे पास जो हमारे पास रेटिक्यूलम है, अब इस इंडो रेटिक्यूलम में क्या होता है? बेसिकली डिफरेंट तरीके से हमें लेयर्स देखने को मिल रही है, इसमें राइबोसोम्स भी है, सही। तो इस तरीके से जब मेम्ब्रेन फोल्डेड होंगे इनवर्ड, तो वो स्ट्रक्चर अपना न्यूक्लियस की तरह बनाएंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की तरह बनाएंगे, यानी कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते जाएंगे, सही। तो ये पहली थ्योरी जो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की वो मेम्ब्रेन के ऊपर की, मेम्ब्रेन किस तरीके से सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सेकंड थ्योरी है, दैट इज इंडोसाइम्बायोटिक थ्योरी, यानी स्मॉल बैक्टीरिया इंटर्ड इन अ बिग सेल। जब एक बड़े सेल पे छोटे छोटे बैक्टीरिया इंटर्ड होते हैं, दे लाइव इनसाइड इट एंड बिकम ऑर्गेनल। तो वो उसी के अंदर रहते हैं और रहते रहते वो एक ऑर्गेनल्स की तरह शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, एक ऑर्गेनल बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसकी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये वो ऑर्गेनल्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के सेल में भी पाए जाते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स किस तरह हुए? पहले तो ये बहुत सिंपल थे एज अ बैक्टीरिया। जब ये एक बड़े सेल में इंटर हुए तो आहिस्ता आहिस्ता ये वहीं रहने लगे और ऑर्गेनल की शक्ल इख्तियार कर ली, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें स्टूडेंट, इनमें मेजर कॉमन चीज की, दैट इज कि ये हमें ये बात वाजे करना चाहते हैं कि एवोल्यूशन यानी चेंजेस में, तब्दीली में एक अहम तब्दीली जो देखी जाती है वो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स में, यानी कि जो पहले सिंपल सेल थे, सिंपल स्ट्रक्चर के ऑर्गेनल्स थे, अब वो कॉम्प्लेक्स बनते जा रहे हैं। जिसमें दो थ्योरी पेश की गई, पहली मेम्ब्रेन के ऊपर कि मेम्ब्रेन जो था वो इनवर्ड था। अब इनवर्ड की वजह से यानी फोल्डेड, उसका स्ट्रक्चर बताया गया इनवर्ड फोल्डेड था, आहिस्ता आहिस्ता वो न्यूक्लियस के और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में तब्दील हो गया, ठीक है। तो ये पहले अगर प्रोकैरियोट सेल में देखें तो उसमें सिंपल स्ट्रक्चर होता है ना मेम्ब्रेन का, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड चीजें नहीं होती, सही, क्योंकि एक ही सेल पर मुश्तमिल है। अगर हम यूकैरियोट्स को देखें तो उसमें स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स होता है। जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगी वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड लेयर हो जाएंगी, सही है। तो वो किस तरीके से लेयर बनती जाएंगी? न्यूक्लियस जैसी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर जैसी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है। दूसरी चीज हमें ये बताता है कि जैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया थे, ठीक है, अब वो बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट्स है ना, वो यूनिसेल्युलर है। तो सोचो बैक्टीरिया जो है जब वो बड़े सेल में गए, किसी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के सेल में गए, तो वो एक ऑर्गेनल ही बन गए, वहीं पे रहे और आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनल बन गए। तो यहाँ पर ये थ्योरी पेश कर रही है किसको भाई? प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में तब्दीली आना, सही है ना। अब आपके पास अनदर टॉपिक है दैट इज लैंडमार्क्सम। अब यहाँ पर इस थ्योरी को ना रिजेक्ट कर दिया गया है फॉर द एमडी-कैट प्रिपरेशन। ये इतनी सच इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें दो चीजें हैं, एक इसके यूज और एक डिसयूज। इस थ्योरी के यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन पढ़ लीजिएगा एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब अगर हम इसके थोड़े यूज और डिसयूज को डिस्कस करें तो इस थ्योरी में हमें सिर्फ ये बताया गया है इन शॉर्ट के जो ऑर्गन्स हैं जब आप उसको यूज करोगे, इस्तेमाल करोगे, तो वो स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे, स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे। और जब ऑर्गन्स को आप यूज नहीं करोगे, अनयूज रखोगे, तो वो वीक होते जाएंगे, ठीक है। तो ये भी इसके चीज को डिस्कस करती है कि जैसे हमने कहा तब्दीली, सही है। तो जो चेंजेस आ रही हैं उसमें क्या हो रहा है कि जब आप तब्दीली लाओगे,
अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को, ऑर्गन्स को इस्तेमाल करोगे तो वो मजीद स्ट्रॉन्गर होगा, ना कि वीक होगा। नहीं इस्तेमाल करोगे तो वीक होगा, ठीक है। जैसे बहुत सादा एग्जाम्पल देते हैं ना, लोहा पड़ा पड़े जंग लग जाता है, तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो वो जाया हो रहा है, वीक हो रहा है। तो ये थ्योरी हमें इसी तरीके से बताती है कि अगर आप ऑर्गन्स को इस्तेमाल करोगे प्रॉपर तरीके से, जो उसका फंक्शन है, मेजर फंक्शन, तो वो स्ट्रॉन्गर होगी। नहीं इस्तेमाल करोगे तो वीक होगी, ठीक है। तो हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत से आइडियाज और अपॉर्चुनिटी आते हैं, अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और मजीद फायदा लेते हैं, और नहीं इस्तेमाल करते हैं तो वो जाया हो जाती है। तो यही वो थ्योरी बताती है। याद रखिएगा, थ्योरी पे टाइम नहीं लगाइएगा, थ्योरी ऐसा जो इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, एंड द अदर थिंग इज इनहेरिटेंस। अब ये इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या है, देखो इसमें बता रहे हैं कि चेंज इन बॉडी आर पास टू चिल्ड्रन, कि जो चेंजेस आती है बॉडी में एज अ पेरेंटल सेल, अगर हम देखें तो उसमें जो तब्दीली आ रही है तो वो चिल्ड्रन में भी आएगी, सही है। ये बात हमें कहलाता है जो है इनहेरिटेंस कैरेक्टर। अब ये जो इनहेरिटेंस कैरेक्टर की थ्योरी है, बेसिकली ये आइडिया रॉन्ग और रिजेक्टेड माना गया है। क्यों रॉन्ग और रिजेक्टेड, देखो तब्दीली जो होती है वो बाद में आती है, यहाँ पर जो तब्दीली का जिक्र किया गया है वो बाद में आता है। हो सकता है कि जब हमारे पास सेल डिवीजन होगी, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेल डिवीजन में जो हमें पेरेंट्स से जो रिजेम्बलनेस मिलती है, या जो पेरेंट्स से हमें जो कैरेक्टर्स मिलते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर, या जो हमें उनकी जो मोरूसी खुसूसियात मिलती है, हेरिडिटी मिलती है, वो सेल डिवीजन के दौरान मिलती है, सही है। जैसे मेरे अंदर अपनी जो है वो वालदा की, मदर की कोई आदत है, या फादर की कोई आदत है, या मेरी शक्ल उनसे मिलती है, मेरा बिहेवियर उनसे, बहुत सारी चीजें जो ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है, चिल्ड्रन में जो पाई जाती है अपने पेरेंट्स से या पेरेंट्स सेल से, वो इनहेरिटेड होती है, सही है, इनहेरिटेंस से आती है। लेकिन यहाँ पर जो बेसिकली चेंजेस का जिक्र किया गया है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें फिजिकल चेंज की, बिहेवियरल चेंज की, हैबिटेट चेंज की, सही है, तो वो हमें पेरेंट्स से नहीं मिलेगी, बल्कि वो हमें इन्वायरमेंट से मिलेगी, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ चेंजेस आएगी। तो यहाँ पर जो चेंजेस है, इनहेरिटेंस के चेंजेस का काफी फर्क है, इसलिए इस आइडिया को रॉन्ग और रिजेक्ट कंसीडर किया गया है। लेकिन इस थ्योरी में क्या बताया गया है वो याद रखना जरूरी है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक फ्रॉम प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स यूनिसेल्युलर बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म किस तरह बनेगा, क्या चेंजेस आएगी, ये बात हमने डिस्कस की, ठीक है स्टूडेंट।